अगर कोई काम करने के लिए आना चाह रहा है, कंपनी यहाँ खुद बुला रही है। शीशा का वॉकर आया था, डिलीवर हो गया है। मतलब इन स्किल की हमारी कंट्री में जरूरत है। यहाँ पे हर चीज ऐसी आती है पैकेज में और खुद ही को घर पे असेंबल करना होता है, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश नहीं आती तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आजा मेरा बेटू। प्लम्बर्स की भी रिक्वायरमेंट होती, इलेक्ट्रिशियंस की भी। ये हमारी देसियों की स्ट्रीट है। शुरू में तो बस एप्लीकेशन में तुमको देखना है कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं। तो सभी बच्चे आगे गली के, तो उन लोगों को फिर पीआर मिल जाता है। टॉप की जॉब करोगे तो तुम पैसा बना लोगे। तो दोस्तों बात चल रही थी, पिताजी पूछ रहे थे मेन क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर कोई काम करने के लिए आना चाह रहा है, क्योंकि भाई अब जैसे पिताजी यहाँ आए, अब इनके जो इंडिया से बात होती लोग, तो लोग क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हम कैसे आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कि हमको भी अगर आना हो तो कंट्री तो बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, सब दिखता है लगता है, तो भाई वो भी अगर इंडिया से लोग आना चाह रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं। तो काम के लिए यहाँ पे दो तरीके होते हैं आने के, ठीक है। उसका मैं आपको ओवरऑल आइडिया समझा देता हूँ। एक तो होता है कि आपको कोई कंपनी यहाँ खुद बुला रही है क्योंकि वो यहाँ पे कोई लोगों को ढूंढ नहीं पा रही है। जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक, मैंने जैसे आपको एग्जांपल बता रहा था कि कोई शिप है, कोई बोट है, वो रिपेयर करने वाला है, जो स्किल यहाँ पे किसी को मिल नहीं रही, उनको यहाँ पे लोकल कोई मिल नहीं पा रहा, तो वो क्या करते हैं, या मान लो कोई आईटी में ही हम काम कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक डेवलपर या इंजीनियर चाहिए हमको जो यहाँ पे हमको मिल नहीं पा रहा, जो इंडिया में है, तो उस केस में वो क्या करती है, कंपनी उनको उनका वीजा भी डाल देती है, स्पॉन्सर कर देती है उनको। स्पॉन्सर कर दी मतलब कि इसका वीजा भी हम डालेंगे, सब कुछ हम करेंगे और उसको हम बुलाएंगे और उसको हम सैलरी देंगे और इसका मतलब 5 साल का मान लो वीजा दे दिया उनने, ठीक है। तो वो स्पॉन्सर करके फिर बुला लेती है उन स्किल के लिए जिनको यहाँ कंपनी को जरूरत है, यहाँ लोकल मिल नहीं पा रहे। ये तो हो गया कंपनियां जो स्पॉन्सर करके लोगों को बुलाती है बाहर से लोगों को। जैसे इंडिया में बहुत टैलेंट है अपना, स्पेशली आईटी और इन फील्ड में, हाँ, तो उधर से लोगों को यहाँ पे बुला लेती है। ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका हो गया फिर कंट्री को जिन लोगों की जरूरत है इन जनरल, तब कंट्री में क्या अलग अलग लोगों की जरूरत होती है यहाँ पे भैया स्किल की, ठीक है। क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब सारे ही लोग अगर आईटी में आ गए, कंप्यूटर्स में आ गए, तो बाकी काम कौन करेगा? कारपेंट्री का काम कौन करेगा? प्लम्बिंग का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रिशियन का काम कौन करेगा? तो हर कुछ सालों में यहाँ की जो कंट्री होती है वो डिसाइड करती है कि भैया हमारे देश में किन स्किल्स की कमी है, ठीक है। और उन स्किल्स की जो कमी होती है फिर उसकी वो लिस्ट बनाती है। उस लिस्ट को बोलते हैं SOL लिस्ट, ठीक है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। मतलब इन स्किल की हमारी कंट्री में जरूरत है। बाहर से अभी ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेशन बहुत हो रहा है। स्किल्ड माइग्रेशन यानी ये बात हो गई कि आप बाहर से आओ और डायरेक्ट यहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी ले लो, ठीक है। ये होता है स्किल्ड माइग्रेशन। स्किल्ड का मतलब कि वो उन्हीं लोगों को माइग्रेट करेंगे जिनके पास स्किल है और जिस स्किल की हमारे यहाँ पे कमी है, तो वो लोग अगर अप्लाई करेंगे तो उनको यहाँ डायरेक्ट पीआर मिल जाता है। जैसे हम लोग आए हैं स्टूडेंट के थ्रू, हम स्टूडेंट के थ्रू आए हैं, हमने यहाँ पे पढ़ाई करी, हमने यहाँ पे अपनी एक स्किल बनाई यहीं पे लोकल, और फिर हमने बोला यार हम यहाँ पे आ गए, हम पढ़ लिया, हमारी इंग्लिश अच्छी, हम सब कुछ है, हम आपकी कंट्री में कॉन्ट्रीब्यूट करने की मदद करेंगे, तो अब हमारा पीआर डालो। हम ऐसे स्टूडेंट के थ्रू डालते हैं। लेकिन कई लोग जिनकी एज ज्यादा हो गई है वो बाहर से ही डाल सकते हैं वो पीआर को, मतलब इंडिया से ही आप डाल सकते हो। तो आपको चेक करना है, वो चीजें होती है कि भैया सबसे पहले तो आप जिस फील्ड में हो वो स्किल यहाँ पे डिमांड में है कि नहीं, और वो सारी डिटेल आपको मिलती है homeaffairs.gov.au वेबसाइट पे। अगर आप जाओगे या आप गूगल करोगे स्किल्ड माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें आपको सारी लिंक मिल जाएगी जहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे इनको स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्लाउड इंजीनियर IT का एक रोल होता है, उसकी जरूरत है, ठीक है। अब इंडिया में काफी लोग होंगे जो इस तरह की जॉब कर रहे होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लोग कम है। तो वह इंडिया से लोग अगर उनने उस फील्ड में पढ़ाई भी कर रखी है IT में और उनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश की भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पर्याप्त इंग्लिश आती है कि तुम यहाँ पे आके वो काम कर भी सको, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश नहीं आती तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे स्किल होने के बावजूद। तो इंग्लिश भी एक मैटर करती है, साथ ही साथ आपकी उम्र और कुछ 1-2 चीजें भी मैटर करती है। उम्र भी इस तरह से मैटर करती है कि भाई अगर आप 65 साल के हो रहे हो तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे पीआर नहीं देना चाहेगी, क्योंकि 65 साल 60 साल इस उम्र में तो लोगों का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ पे ज्यादा पैसा लग जाता है और यहाँ पे गवर्नमेंट का सारा फ्री होता है सारी चीज। तो इस कारण से वो उन लोगों को भी नहीं देखते। तो एज भी एक क्राइटेरिया होता है कि भैया आप 25 से 35 के उम्र के हो, आपने इंग्लिश एग्जाम दे दी है, आपने IT में पढ़ाई कर रखी है और आपके पास IT का एक्सपीरियंस है, फिर ये कंट्री बोलेगी हाँ बिल्कुल आ जाओ तुम, क्योंकि एक 10 से 15 साल तो तुम हमारी कंट्री को कम से कम वो सर्विस दे पाओगे। तो उन लोगों को फिर पीआर मिल जाता है। अब वो जो फील्ड होती है, मैंने जैसे बताया था तुमको, जिस फील्ड में तुम आ सकते हो, SOL जो लिस्ट होती है उसमें बहुत तरह की ऑक्यूपेशन होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया बिल्कुल स्पेसिफिक खतरनाक वाली पढ़ाई होनी चाहिए। प्लम्बर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, कई बार इलेक्ट्रिशियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, कुकरी की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो शेफ वगैरह होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, भैया बाल काटने वाले हेयर कट वालों की भी रिक्वायरमेंट होती है।
बट तुम सारी क्राइटेरिया तुम्हारा फिट होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, कुछ ना कुछ तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस दिखाने के लिए कुछ एक पेपर वर्क होना चाहिए, वो सब दिखाओगे तो फिर तुम आ सकते हो। नहीं तो आना तो सभी चाहते हैं इंडिया से, ज़्यादातर लोग आना तो सभी चाहेंगे, बोले यार हमको भी ऑस्ट्रेलिया आना, हम भी काम करेंगे वहाँ पे पैसा कमाएंगे। पर ये कंट्री हर एक को थोड़ी बुलाएगी। अगर इंडिया से सबको बुला लिया इसने यहाँ पे, तो ये यहाँ के हाल भी इंडिया की तरह हो जाएंगे ना कंपैरिजन में, कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, जॉब कम हो जाएगा, वैसा वाला सीन हो जाएगा। तो ये इनको उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जिनकी इनको यहाँ पे ज़रूरत है, उन्हीं को बुलाएंगे ये, ठीक है। तो आप देख लो, आप कहीं उस लिस्ट में हो या कहीं आप उसमें अगर क्राइटेरिया मेट करते हो तो आप बिल्कुल आ सकते हो। अब इसी के साथ क्या है ना पिताजी, एक और चीज़ भी सोचने वाली होती है। जो स्टूडेंट लोग जो आते हैं ना हमारे, वो क्या है अर्ली एज में आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग भैया 12वीं करके आ गए, चलो एक आध बैचलर करके भी आ गए, मास्टर करने, तो उनके लिए ये माइग्रेट होना बहुत आसान काम है, क्योंकि उन्होंने अभी वहाँ की ज़्यादा कोई दुनिया तो बसाई है नहीं, नई दुनिया चालू ही कर रहे हैं। तो वो सीधे यहाँ पे स्टूडेंट पे आते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई फिनिश करके थोड़ा बहुत काम का एक्सपीरियंस लेते हैं, इंग्लिश की एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, कंट्री को गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि भैया हमको परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करनी, क्योंकि हमको यहाँ रहना है। भले उनको थोड़ा टाइम रहना, ज़्यादा टाइम रहना उनके ऊपर। पर क्या होता है कि जो स्किल्ड माइग्रेशन है, स्किल्ड माइग्रेशन में आपको डबल बार सोचना पड़ता है, क्योंकि स्किल्ड माइग्रेशन वही लोग करेंगे जिसने पहले ही स्टडी कर चुके हैं इंडिया में और पहले ही काम करके एक्सपीरियंस भी ले चुके हैं, ठीक है। और वो जो लोग होंगे वो बेचारे आधे सेटल होते हैं इंडिया में, मान लो किसी की फैमिली हो गई, ठीक है, 2 बच्चे हो गए, अब वो अगर स्किल माइग्रेशन आए, कई लोग मेरे से पूछते कमेंट में कि यार मैं ये करके वहाँ आ जाऊँ क्या, मेरे को हो रहा है एलिजिबल। तो यार वो बड़ी सोचने वाली बात होती है कि अब तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा तुमको लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ है, ठीक है, कि यहाँ का बेनिफिट वहाँ का बेनिफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर आपकी अच्छी जॉब चल रही है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अच्छी फील्ड में और अच्छी जॉब चल रही है, तुम अच्छा खासा कमा रहे हो, खर्चा निकल रहा है, बच्चे खुश है, सब कुछ, तो फिर यार वो 30-35 की उम्र में तुम्हारे साथ इतना बड़ा ये मूव करके यहाँ आना वो भी कोई वाजिब नहीं रहता। क्या होता है ना, अगर इंडिया में अच्छा पैसा बन रहा हो, 35 साल की उम्र में तुम बच्चे हो, अब वापस से यहाँ बच्चों को लाओ, वापस से यहाँ बच्चों का स्कूल चालू करो, उनको सारा सिस्टम समझ में आए, तुम खुद यहाँ पे आओ, अपना घर बसाओ, पैसा कमाओ, वापस से घर लो, ठीक है। दूसरी बात, आते से ही तुमको फील्ड में जॉब मिले नहीं मिले उसकी भी कोई गारंटी नहीं, पता चले शुरू में कुछ टेम्पररी जॉब करना पड़े। तो ऐसा नहीं चला तुम्हारा अच्छा खासा सेटअप छोड़ के तुम यहाँ आ जाओ और तुमको लगे यार मैं आया तो था पर स्ट्रगल बहुत है। तो वो 2 चैलेंज होते हैं, स्टूडेंट के लिए उस तरह इजी होता है और माइग्रेट करने वालों के लिए भी ये थोड़ी सी चीज है, सोचना पड़ता है। स्टूडेंट से आते हैं तो क्या उनको गवर्नमेंट तरफ से छात्रावास की सुविधा मिलती? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट को कोई सुविधा नहीं, सब नागरिक होने का ही फायदा है। हाँ, तो इसीलिए जो भी यहाँ पे लोग आते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से नागरिकता मिल जाए। आजकल तो स्टूडेंट पढ़ने के लिए कम नागरिकता के लिए ज्यादा आ रहे हैं, सिटीजनशिप के लिए आते हैं, PR के लिए आते हैं। खैर मैं उनको कोशिश करता हूँ बोलने की भाई पढ़ाई भी अच्छी करो, सिर्फ नागरिकता के लिए मत आओ। अभी अपन ये दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार लोग नागरिकता के लिए वाले कोर्स चूज कर लेते हैं जिससे कि उनको जल्दी से नागरिकता मिल जाए, पर फिर उसमें लॉन्ग टर्म में भी उनको देखना पड़ता है, फिर करियर नहीं बन पाता उनका, ठीक है। क्या पैसा बन जाएगा पर एक इंडिया के हिसाब से अपनी इंडिया में भी थोड़ी सोच वैसी रहती है कि लाइक थोड़ी एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई आया हेयर कट की, उसने यहाँ पे कोर्स में इनरोल कर लिया, ठीक है, हेयर कट वाले कोर्स में कर लिया, हेयर कट का कोर्स फिनिश किया, इंग्लिश एग्जाम दे दी और मिल गया उसको PR मान लो 3 साल बाद में। अब जब वो जॉब करने जाएगा तो उसके पास और कोई स्किल नहीं है, वो कर सकता है यहाँ पे हेयर कट की शॉप पे काम और ठीक ठाक पैसा बना लेगा, ज़्यादा तो नहीं बनाएगा एक्सट्रीम, ठीक ठाक बना लेगा। पर जब इंडिया में कभी बोलने की, अब जैसे एज ए स्टूडेंट तुम आए स्पेशली, पर अपने इंडिया में तुम कहीं बोलने जाओगे किसी को, तुम्हारी शादी कहीं मौका आया, कुछ मौका आया, तो भैया क्या है यार, तो अगर तो कई लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इंडिया की मेंटालिटी बता रही, यहाँ लोगों को कोई मैटर नहीं करता, यहाँ तुम कैसी भी जॉब करते हो लोग उस हिसाब से जज नहीं करते। लेकिन इंडिया में फैमिली जो अपनी होती है, बेटी देने के लिए जो लोग हैं वो सोचते हैं इन चीज़ों को। तो कई बार मैंने ऐसे भी दोस्त मेरे हैं जो इन्होंने कई बार थोड़ा सा कोर्स इजी वाला ले लिया था, उनका PR तो मिल गया, पर फिर आज भी वो फिर ऐसी और जॉब्स ही करते किसी न किसी तरह की, या कुछ बिजनेस खोले आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करे, बजाय कि अगर तुम थोड़ा प्रॉपर वाला। और ये जो कोर्स होते हैं सस्ते भी होते हैं, जैसे कुकरी का, हेयर इसका, तो कई लोग इस वजह से भी उसको चूज करते हैं। तो पर्सनल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, बट मैं तो ऐसे ही रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा प्रॉपर कोर्स कर लो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी शुरू में, थोड़ा मेहनत कर लो
और अच्छा कोर्स करोगे तो अच्छी यूनि से अच्छा कोर्स करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। डिफरेंस यहाँ पे भी आएगा यार, एक जो अच्छी लेवल की जो तुम टॉप की जॉब करोगे तो तुम पैसा बना लोगे। वो बहुत जल्दी भी बना लेते लोग पैसा, ऐसा नहीं एक टाइम बाद तुम्हारा PR मिलने के बाद में। तो वो पर्सनल प्रायोरिटी से लोग मतलब चूज करते हैं अलग अलग चीज़ें। कई बार अच्छे कोर्सेज भी होते हैं लिस्ट में PR की कि भैया तुम अच्छा IT का कोई कोर्स पढ़ो या अकाउंटिंग का कोई कोर्स पढ़ो और उस फील्ड में फिर तुम अपना PR लो, तो तुम्हारा अच्छा कोर्स भी हो गया और PR भी हो जाएगा आने वाले टाइम में। अभी क्या है कि गांव में इतने डेंटल डॉक्टर हो गए हैं हाँ। कि उनका खर्चा ही नहीं निकल पा रहा। उनके भी मेरे पास अभी फोन आए थे कि क्या यार यादव साहब क्या कुछ पूछा आपने क्या? ये मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं यार, मैं चाह रहा हूँ कि कोई इनके लिए मीडियम बनाऊं मैं जिसके थ्रू इनका अपन इनको नॉलेज दे सके और इनका अगर ऑप्शन होता है तो वो कर सके। तो मैं अंजलि का वही एजुकेट उसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अपने लोग है ना आने को पैसा खर्च करने का, और वीजा में कितना पैसा लगता है? अगर यहाँ आना हो तुमको तो पैसा तो एक इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये टिकट है, वीजा। अरे वो तो छोटी चीज है। पहली तो चीज ये है कि तुम्हारे पास वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं, तुम्हारे पास वो इंग्लिश के नॉलेज है कि नहीं, तुम उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाओगे कि नहीं जो यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए। ऐसा तो बहुत माइनर चीज है, क्योंकि जो तुमको फल मिल रहा है उसके मुकाबले जो तुम पैसा डालोगे वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ की रेसिडेंसी यहाँ तक मैंने सुना है, पहले मैं बोलना नहीं चाहिए कि 1 करोड़ रुपए दे दिए, क्योंकि तो सिटीजन यहाँ की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको चेक करना है खर्चा तो क्या होगा यार, 20 लाख 30 लाख वो कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम 6 महीने में कमा लोगे अगर अच्छी स्किल से आए तुम तो, ठीक है। तो मेन वो है कि तुम क्राइटेरिया में फिट हो पा रहे हो कि नहीं, और यहाँ पे कितने लोगों की उनको जरूरत है। जैसे डेंटल डॉक्टर वाला है, अब ये क्या इंग्लिश परफेक्ट है उसके पास इंग्लिश है, अनुभव भी है गवर्नमेंट का, बिल्कुल हो सकता है। फिर उनका जाके देखो स्किल्ड माइग्रेशन में एसओ लिस्ट में अगर डेंटल की प्रैक्टिस लिखा हुआ है सीधे अप्लाई करो तुम। शुरू में एप्लीकेशन के शायद लगते होंगे 3-4 लाख रुपए। मेन तो एप्लीकेशन रहती है शुरू में, एप्लीकेशन जो डालनी है तुमको। एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई उसके बाद में आगे के खर्चे आते हैं, टिकट और ये वो करने के, तुमको आना है नहीं आना वगैरह वगैरह। शुरू में तो बस एप्लीकेशन में तुमको देखना है कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं, कि भैया मेरी उम्र उतने से उसमें सब लिखा रहता है एप्लीकेशन में, तुम्हारी उम्र इतने से इतनी है, हाँ भैया हूँ मैं 24 साल का। तुम्हारे इंग्लिश की एग्जाम दे दोगे, इतना स्कोर कर लोगे, वो दे के देख लेगा वहाँ पे इंग्लिश में एग्जाम में उसका स्कोर हो गया, वो हो गया। ठीक है, तुमने कोर्स कर रखा है यूनिवर्सिटी से, हाँ ये यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रखा है, उसको चेक करा लो, सर्टिफाई करा लो, वो सर्टिफाई हो गया। ठीक है, हाँ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस शो कर दो, मैंने इस जगह पे अपनी अलग प्रैक्टिस करी है, इस हॉस्पिटल में काम किया, ये सारे दस्तावेज तुम्हारे फुलफिल हो गए, मतलब तुम एलिजिबल हो। फिर तो बस उसकी फीस पे करना और अप्लाई करना। 1.5 साल में जब भी उसका रिजल्ट आ जाए, तुमको अगर मिल गया परमानेंट रेसिडेंसी तो मतलब काम बन गए तुम्हारे। पर हर एक बंदे को नॉलेज नहीं होता कि कहाँ जाना है, कौन सा फॉर्म भरना, कैसी एप्लीकेशन भरना, क्या क्राइटेरिया। इसके लिए होते हैं माइग्रेशन एजेंट। और रिकॉर्डिंग बेटा हाँ हो गई एग्जैक्टली। अपने को वो भी मिलना है कि ऊपर वाला देगा, अपने को किसी की हेल्प करिए आज जीवन के लिए। मैंने पापा जी मैंने चैनल भी शुरू में ऐसे ही खोला था। आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में, और मैं फ्री में लोगों को बताता हूँ, जितनी मेरी कोशिश हो सकती है मैं इनको बताता हूँ, ऐसा कर लो, जॉब ले लो, ऐसे कर लो, यहाँ पे आओगे तो ये चीज़ होगी, यहाँ पे आओगे तो वो चीज़ होगी। क्योंकि लोग पूछते भी मेरे से उसी तरह कि मैं कैसे आ जाऊँ, मैं कैसे आ जाऊँ। डिलीवरी आ गई भाइयों मेरी कल्चर किंग से। डिलीवरी मैंने चेन ऑर्डर करी थी, मैंने गले के लिए NSX से। खोलो भाइयों कैसी, 1 + 1 2 chains. You got 2 chains. Yeah. Wanna put this on? Okay. चलो पहन के देख। कियान देख रहा आइस एज डायनासोर मूवी, मजा आ रहा है इसको। एक और दिन शाम का भाइयों, सब लोग बैठे हुए हैं। कीशा का वॉकर आया था, डिलीवर हो गया है, इसको असेंबल करना अभी, फिर देखते कीशा कैसी चलेगी, कौन बनेगा करोड़पति। चल रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं। मैं ये वॉकर फटाफट असेंबल करता हूँ और कीशा को चलवाएंगे। फिर देखो भाई ऑलमोस्ट असेंबल होने आया। यहाँ पे हर चीज़ ऐसी आती है पैकेज में, और खुद ही को घर पे असेंबल करना होता है। ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक हो गए सारे आपस में। अब ये बस इसका ये बैठने का करना है मेरे को, बहुत इजी होता है। इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, ये देखो इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे थे, कैसे कनेक्ट करना वगैरह। इधर सब चीज़ खुद को ही करना रहती है, रेडीमेड नहीं आती। ये हो गया भाई और रेडी असेंबल ओके। क्या रंग बिरंगा, यू लाइक इट? दिस नॉट फॉर यू दो, इट्स फॉर कुशा बेटा, शी इज अ लिटिल बेबी, शी इज लर्निंग टू वॉक। लेट्स सी इफ कुशा लाइक्स इट। भाई टेस्ट टाइम रेडी, देखते हैं वॉकर में कीशा का क्या सीन होता है। कीशा आर यू रेडी? पैसिव एयर डिफेंस एंड ग्राउंड डिफेंस की टीम। आ जाओ बेटा, चल लेट आउट।
आई ओके बेटा? अच्छा आजा मेरा बेटू। अच्छा किशा oh look she's coming पूजा कम कम। यस यस यस। हाँ भाइयों, मस्त सुहाना मौसम, बच्चे वापस खेल रहे हैं, ससुर जी बाहर वेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शाम का आनंद ले रहे हैं। गाड़ी देखना, गाड़ी नहीं आ रही, कार आ रही है, देखो दिस अ कार कमिंग। ये देख लो भाइयों, ये हमारी देसियों की स्ट्रीट है। वो देसियों की स्ट्रीट में सब देसी लोग आ जाते हैं हमारे शाम को चिल मारने। ये पास से अभिनव आ गया, अंजलि वगैरह से मिल रहे, इधर सामने से विक्रम आ गया, नैन्सी आ गई। अभी तो और भी बच्चे इधर सामने वाली गली में, वो सब साइकिल चलाने गए हुए हैं। लेकिन हमारा एक्चुअली क्लोज सर्किट है यहाँ पे बना हुआ पूरा, मतलब इधर से रास्ता नहीं है ना इधर से रास्ता है, पूरा घूम के आ जाता है और ये एक ही रास्ता आने का अपना। तो देख लो भैया, ऐसी शाम को हमारा एंजॉय होता है। अच्छी स्ट्रीट है, अच्छी गली है। हमारा जो है सबर्ब है ना, ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। यहाँ लोग आराम से चिल कर लेते हैं। मस्त दिन था भाई, और एकदम मस्त माहौल। देखो सभी बच्चे आगे गली के सब साथ में खेल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं। लेडीज लोग भी साथ में बैठ गई, उनकी बातें चल रही है। हम आदमी लोगों का भी ग्रुप बन गया और बातें चल रही है। ये हमारा एक्चुअली हमारा जो स्पॉट है ना, वो बेस्ट स्पॉट है रहने के लिए। तो तानिट में रह रहे हैं इंडियन सबर्ब में, उसके साथ ही हमारी जो गली है वो पूरी इंडियन ओरिएंटेड है। तो आपको सारे दोस्त लोग मिल जाएंगे, सारे फ्रेंड्स लोग बने हुए हैं, टाइम पास अच्छा हो जाता है। गुड मॉर्निंग गुजा। अरे अरे आ जाओ। हाँ ये अरे वाह मेरा बेटू।